नमस्कार, जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप कुशल से होंगे। आज फिर मैं नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। वीकेंड में मैंने एक सीरीज शुरू की थी मिलेट्स पर। मिलेट्स का मतलब मोटा अनाज, मूल अनाज से है और यूं कहें गेहूं चावल से लाखों गुना हेल्दी और फ्रेंडली फूड है। मिलेट्स तो गंभीर बीमारियों को जड़ से मिटाने की क्षमता रखते हैं। मैंने यह भी बताया था कि आप इन परंपरागत अनाजों की कोई खास रेसिपी जानते हो तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और बढ़िया से शुरू कर दीजिए। मिलेट्स फेस्टिवल होने वाला है, आपको नाम और दाम दोनों दे सकता है, वरना उसका सेवन कर परिवार की सेहत को तो अच्छा बना ही सकते हैं। इसलिए आज भी मिलेट्स पर अगली कड़ी लेकर आया हूँ। ये मिलेट्स पर दूसरा एपिसोड है। आज मैं आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की अपील नहीं करने जा रहा। मैं जानता हूं कि आप खुद ही समझदार हैं। अच्छा लगेगा तो बिना कहे आप इस पूरी प्रोसेस को पूरा कर देंगे। मैंने पिछले दिनों वीडियो में यानी कि मिलेट्स की सीरीज के पहले वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि हमारे देश में मूल अनाजों में गेहूं और चावल के मुकाबले बहुत अधिक पौष्टिक तत्व वाले अनाज हाजिर हैं या शामिल हैं। आज मिलेट्स और सीरियल यानी कि CEREAL के बीच का झगड़ा मिटा देते हैं। बच्चों को दिए जाने वाले सेरेलैक ब्रांड नेम को तो आप सभी जानते होंगे। ये अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग डिब्बों में होता है। 6 महीने से साल भर के लिए, उससे ऊपर के बच्चों के लिए। इस उम्र के बच्चों के लिए घरेलू या देसी सीरियल के रूप में चावल और मसूर की दाल की खिचड़ी बिना मसाला, बिना हल्दी डाले तैयार की जाती है। अगर आप डिब्बा बंद न देना चाहें तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये उससे ज्यादा पौष्टिक होती है। दरअसल जैसे मूल अनाज या मोटे अनाज को मिलेट्स कहा जाता है, वैसे ही सामान्य अनाज को ही हम लोग सीरियल के नाम से जानते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सीरियल में सभी अनाज शामिल हैं, नए पुराने हाइब्रिड सभी किस्म के, जबकि मिलेट्स में शामिल होने वाले अनाज केवल मूल अनाज हैं। इसका ये होना जरूरी है। इसकी यानी कि जो मिलेट्स हैं, इनकी आदर्श फार्मिंग या आइडियल फार्मिंग तो यह है कि ये अनाज जंगल में स्वतः उगने चाहिए, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में प्रकृति के संवाहकों के माध्यम से ये अनाज अगर पैदा होता है तो इसकी गुणवत्ता या पौष्टिकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। भारत में मिलने वाले मिलेट्स में कई का ओरिजिन यही है, जबकि कुछ बाहर से भी आए हैं, मगर वह इतना पहले आ चुके थे कि उन्होंने यहाँ की जलवायु के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। कई तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्रीहिस्टोरिक पीरियड से यहाँ उगाए जा रहे हैं या उग रहे हैं। हमारे यहाँ उगने वाले अनाजों में गेहूं और चावल की एंट्री काफी बाद में हुई है। कहते हैं चावल पूरब के देशों यानी कि चीन से आया, जबकि गेहूं पश्चिम एशिया से यानी कि तुर्की, सीरिया और जॉर्डन देशों से आया। मक्का मैक्सिको की पैदावार है। अनाज की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो फाइबर की मौजूदगी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की यानी कि GI की कमी को हम प्रदर्शित करते हैं। इसके आधार पर GI जितना कम होगा और फाइबर जितना ज्यादा होगा, वह अनाज या वह मिलेट उतना ही ज्यादा पौष्टिक माना जाता है। GI को कह सकते हैं कि यह किसी भी अनाज में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की शुगर का ब्लड में घुलने की रफ्तार है। जितनी तेजी से कार्बोहाइड्रेट से शुगर ब्लड में घुलती है, वो रफ्तार अगर तेज है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह अनाज है। इसलिए यह रफ्तार जितनी कम होती है उतना अच्छा है। उस अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का आकलन करना भी जरूरी होता है। जितना कम कार्बोहाइड्रेट होगा उतना बेहतर या पौष्टिक अनाज वो माना जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने पंचश्री धान्य का जिक्र किया था। इस कैटेगरी में कंगनी मिलेट, टांगुन, कौन या कौनी, इसको हम फॉक्सटेल मिलेट या इटालियन मिलेट भी कहते हैं, सवा मिलेट, झिंगोरा, बार्नयार्ड मिलेट, कुटकी मिलेट, लिटिल मिलेट जिसको कहते हैं, कोदो मिलेट है, मुरात मिलेट जिसको हम हरी कंगनी या मकरा कहते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट इसको कहा जाता है, ये शामिल हैं। इनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और GI इंडेक्स इनका कम होता है।
ये जानकारी पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आपने ये न देखा हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप देख लें। अभी इसमें 2 या 3 वीडियो और बनने हैं, इसलिए अगर आप पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आपको पूरी सीरीज समझ में थोड़ा सा देर से आएगी। बेहतर होगा कि आप पहला वीडियो भी देख लें, तब फिर आगे के वीडियो देखें। श्री धान्य को परफेक्ट फूड कहा जा सकता है। मूल अनाजों का यह क्लासिफिकेशन किया है डॉक्टर खादर वली ने। डॉक्टर खादर वली पिछले 3 दशक से इन अनाजों पर अनुसंधान कर रहे हैं और लोगों को मिलेट्स के फायदे पर जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर खादर वली के अनुसार श्री धान्य मिलेट में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, प्रोटीन, मैग्नीज, कैल्शियम, थायामिन, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, फाइबर और रिबोफ्लोविन पाए जाते हैं। मिलेट्स वास्तव में अनेक हार्डी फसलों यानी कि खुद से उगने वाली फसलों या कहें चारा घास के छोटे छोटे बीज हैं। मिट्टी के लिए लाभप्रद है। इन बीजों का विश्लेषण उन्होंने कई प्रकार से किया है। पहला वो बीजों के आधार पर, दूसरा बीजों के भंडारण के आधार पर, तीसरा पोषक तत्वों के आधार पर, चौथा जलवायु के आधार पर। सबसे पहले बीजों के आकार के आधार पर मिलेट्स को हम जानें। वैज्ञानिकों ने विभिन्न चारा घास फसलों के बीजों को आकार के आधार पर 2 भागों में बांटा है। मोटे दाने वाले अनाज मेजर मिलेट्स और छोटे दाने वाले अनाज माइनर मिलेट्स। इस तरह से मोटे दाने वाले अनाज में आते हैं रागी, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, मूंग। ये फसलें इसमें मोटे अनाज वाले में आती हैं। छोटे दाने वाले अनाज यानी कि माइनर मिलेट्स में जो है इस श्रेणी में आने वाली फसलें हैं कंगनी, हरी कंगनी, कुटकी, कोदो, सवा या झिंगोरा चावल। मोटे दाने वाले अनाज की तुलना में छोटे दाने वाले अनाज अधिक पौष्टिक पाए जाते हैं। बीजों के भंडारण के आधार पर, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। वैज्ञानिकों ने बीजों के भंडारण के आधार पर मिलेट्स फसलों को 2 भागों में बांटा है। पहला है नग्न बीज यानी कि नेकेड सीड्स, दूसरे हैं चोकर युक्त बीज, ब्रान जिसको कहते हैं, बाहर का छिलका है, हस्क्ड भी इसको कहा जाता है। तो पहले नंबर पर जो नग्न बीज है, नेकेड ग्रेन्स हैं, जिन फसलों के बीजों पर चोकर यानी कि ब्रान की परत नहीं होती है, उन बीजों की फसलों को अलग करने के बाद उन पर लगे छिलके को उतारने के बाद सीधा भोजन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि इसकी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। अगर फसल खेत से घर पहुंच गई है तो आप सीधे उसको कूट करके या पीस करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस श्रेणी में रागी, बाजरा, ज्वार, चीना बाजरा या प्रोस मिलेट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, मूंग, मक्का आते हैं। चोकर युक्त बीज यानी कि हस्क्ड ग्रेन्स में आते हैं। जिन फसलों के बीजों पर चोकर यानी कि ब्रान की परत होती है, उन बीजों को सीधा स्टोर तो किया जा सकता है, पर इन्हें भोजन के रूप में प्रयोग करने से पहले इन पर लगी चोकर की परत को हटाना पड़ता है। इस श्रेणी में आने वाली फसलें हैं कंगनी, जिसे हम लोग फॉक्सटेल के नाम पर जानते हैं, और छोटी कंगनी ब्राउन टॉप मिलेट्स है, कुटकी है, लिटिल मिलेट है, और कोदो मिलेट ही है। सवा या झिंगोरा, इसको सवा चावल भी कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं। पोषक तत्वों के आधार पर मिलेट्स के प्रकार। डॉक्टर खादर वली कहते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर मिलेट्स को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले सकारात्मक अनाज, पॉजिटिव ग्रेन्स। सकारात्मक अनाज वह हैं जिसे खाने से मानव शरीर में होने वाले रोग या हो चुके रोगों को ठीक करने की शक्ति होती है। यानी कि ऐसा अनाज जिसमें चिकित्सकीय गुण, हीलिंग प्रॉपर्टीज या मेडिसिनल वैल्यू जिनमें मौजूद हो, वह सकारात्मक अनाज कहलाता है। इसी में सिरिधान्य भी आते हैं। जिस अनाज का जीआई अनुपात 10% से कम होता है, वो अनाज पॉजिटिव ग्रेन्स की श्रेणी में आते हैं। जैसे कंगनी है, फॉक्सटेल मिलेट है, जिसका जीआई इंडेक्स 7.57 है। झिंगोरा या सवा चावल है, बार्नयार्ड मिलेट है, जिसका जीआई 6.55 है। कोदो मिलेट्स, इसका जीआई 7.28 है। कुटकी, लिटिल मिलेट्स, जिसका जीआई 6.68 है। हरी कंगनी, ब्राउन टॉप मिलेट, इसका जीआई सबसे कम है, 5.54 है। अब आते हैं तटस्थ अनाजों में, न्यूट्रल ग्रेन्स में।
तटस्थ अनाज वह हैं जिसे खाने से मानव शरीर में होने वाले रोगों या हो चुके रोगों को ठीक करने की शक्ति तो नहीं है, लेकिन ऐसे अनाज को खाने से मानव के शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ऐसा अनाज जिसमें कोई चिकित्सकीय या हीलिंग प्रॉपर्टी तो मौजूद नहीं है, फिर भी हमारे शरीर में कोई बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं, हमारा शरीर वर्तमान में जैसा है वैसा ही बनाए रखते हैं। ये अनाज तटस्थ हैं, यानी कि गुणनिरपेक्ष हैं। आप समझिए, कोई न इधर है न उधर है। इनमें आते हैं बाजरा, जिसका जीआई इंडेक्स 55.91 है। ज्यादा है 55, लेकिन फिर भी ये गेहूं और चावल के मुकाबले कम है। दूसरा है रागी, जिसे हम लोग फिंगर मिलेट कहते हैं, 20.19 यानी कि 20.19। तीसरा है बर्री, जिसे हम लोग चेना बाजरा के नाम से जानते हैं, प्रॉस मिलेट इसका अंग्रेजी में नाम है। इसका जीआई इंडेक्स है 31.31। चौथे नंबर पर है ज्वार, जो ग्रेट मिलेट्स हैं। हालांकि इसका इंडेक्स भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन 55.69 फिर भी गेहूं चावल से कम है। मक्का यानी कि कोन मैज, जिसका जीआई है 24.51। ये कैटेगरी थी जो तटस्थ हैं। अब तीसरे हैं नकारात्मक नेगेटिव ग्रेन्स। नकारात्मक ग्रेन्स वो हैं जिनमें कोई चिकित्सकीय गुण यानी हीलिंग प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। यदि ऐसे अनाज से भोजन का लंबे समय तक सेवन किया गया तो उसका बुरा प्रभाव मानव स्वभाव पर देखने को मिलता है। नकारात्मक अनाजों की श्रेणी में आने वाले मिलेट, गेहूं, व्हीट, इसका जीआई इंडेक्स 63.53 अब तक का सबसे ज्यादा है। उसके बाद धान या चावल, पैडी एंड राइस। चावल का जीआई 78 के आसपास माना जाता है। अलग अलग वैरायटीज में कम ज्यादा हो सकता है। गेहूं और चावल पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अब देखते हैं कि जलवायु के आधार पर मिलेट्स के प्रकार कितने हैं। मिलेट्स फसलों में जलवायु अनुकूलन यानी कि क्लाइमेटिक एडॉप्शन की अद्भुत क्षमता होती है। यही कारण है कि मिलेट्स फसलें किसी भी भूमि जैसे रेतीले, शुष्क, बंजर और उपजाऊ आदि में पनपने की क्षमता रखती हैं। यही कारण है कि भारत में मिलेट्स की खेती आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेशों से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है और ये कई सालों से लगातार की जा रही है। जो लोग कृषि कार्यों में जुटे हैं अथवा सोच रहे हैं कि मिलेट्स की खेती करेंगे तो वो ध्यान दें, मिलेट्स फसलों की मुख्य विशेषता यह है कि मिलेट्स नंबर 1 शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में सरलता से पनप जाते हैं या पैदा हो जाते हैं। नंबर 2 जो है, मिलेट्स के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। नंबर 3, भारत में बाजरे के कुल उत्पादन का 85% अकेले राजस्थान में होता है। मिलेट्स फसलों को उगाने के लिए उर्वरकों या फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती है। कुल मिलाकर के हम सबको अब मिलेट्स के साथ दोस्ती करनी ही होगी, तभी आगे का भविष्य हम लोगों का थोड़ा सुखद होगा, क्योंकि एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स बहुत देखने को मिल रहे हैं। उन साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए हमें मिलेट्स का इस्तेमाल करना ही होगा। तो यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दें जिनके बारे में आप जानते हैं या सोचते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं या कर सकती है, तो और उनमें दम भी है कि समाज के ज़रूरतों के हिसाब से अपने को ढालें। तो यहाँ तक का वीडियो अगर आपने देखा है तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कमी लग रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं अगले वीडियो में सही कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।